Hello, hi, good morning. This is Manisha, your communication coach. Welcome back again in this video. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स और आप बोल सकते हो कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक करके इन डिटेल्स हम हर एक शॉर्ट नोट्स को आज कवर करेंगे जो कि आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प होगा। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इज इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे कि मैम ये प्रिंसिपल के बारे में हम कभी सुने ही नहीं, कभी जाने ही नहीं। तो आज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो गौर फरमाना, ध्यान से सुनना कि इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल क्या है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. So let us start with the first question, which is known as information gap principle. What exactly information gap principle is? So guys, let me tell you, information gap principle means there must be a gap between a sender and receiver while sending the message. इसका मतलब है सेंडर इज द इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोगों को पता है ना। जब सेंडर मैसेज पास ऑन करता है रिसीवर को, तो सेंडर को इंश्योर करना पड़ेगा जो मैसेज वो पास ऑन कर रहा है, अगर वो टॉपिक जो है पहले से नोन है रिसीवर को, तो रिसीवर सुनेगा ही क्यों सेंडर को, है ना। तो सेंडर का काम है यहाँ पे कुछ क्रिएटिव मेथड यूज करके या फिर कुछ ऐसा वे यूज करके वो टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, तब जाके रिसीवर आपके मैसेज को सुनेगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है, अगर रिसीवर आपका मैसेज को सुनेगा ही नहीं तो वो मैसेज देने का कोई फायदा नहीं है। इट विल बी कंप्लीटली वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंटरेस्टिंग, or if you want the receiver should pay attention towards your conversation and towards your message, then you need to create the gap between the sender and the receiver. तो यहाँ पे मैसेज को थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी. सपोज मान लो दोस्तों, अगर चैलेंज दिया गया एक टॉपिक के ऊपर सबको कुछ बोलना है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट पोजीशन. तो एक टॉपिक के ऊपर अगर हर बच्चे बोलेंगे तो किसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा? उसको मिलेगा जिसका मैसेज सबसे ज़्यादा सुनने के लिए अच्छा लग रहा हो, कुछ क्रिएटिविटी यूज़ किया गया हो, कुछ रेलेवेंट एग्जाम्पल यूज़ किया गया हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि ऑडियंस को रिटेन करके रखे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक. तो अगर आपको भी अपना मैसेज दूसरों को अच्छी तरह से बयान करनी है या फिर कन्वे करना है, तो आपको इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट नोट्स है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड. So as you know that information means messages. On the basis of that, a sender and receiver will create or build the conversation process. Information का मतलब है दोस्तों messages, जिसके ऊपर सेंडर और रिसीवर बातचीत करते हैं. तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब ये है कि एक समय में अगर सेंडर ज़रूरत से ज़्यादा मैसेजेस रिसीवर को पहुंचा रहा है, तो ये रिसीवर के दिमाग में ओवरलोड क्रिएट करेगा, जिसके वजह से बहुत सारे मैसेजेस को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो वो इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स लॉस ही हो जाएगा. मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देना चाहूँगी. अगर एट ए टाइम आप व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस पा रहे हो, टीना, मीना, रीना, लीना, सबके तरफ से मैसेजेस पा रहे हो और सबको मैसेजेस कर रहे हो एट ए टाइम, है ना, तब क्या होता है, मीना का मैसेज टीना के पास पहुंच जाता है और टीना का मैसेज मीना के पास पहुंच जाता है. तब कितना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है ना. सो इट इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ओवरलोड दोस्तों. तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा पॉज लेना है ना. अगर सेंडर मैसेजेस के ऊपर मैसेजेस दे रहा है तो आपको इंश्योर करना है कि आप थोड़ा टाइम लेके अंडरस्टैंड करके एक के बाद एक मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो. और सेंडर को भी ये ध्यान में रखना है कि उसके दिमाग में मैसेजेस क्लियर है, ज़रूरत नहीं कि रिसीवर के दिमाग में भी वो क्लियर है. उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए रिसीवर को अंडरस्टैंड करके, एक मैसेज का रिप्लाई आए तो नेक्स्ट टाइम और एक मैसेज देना चाहिए. जैसे कि
अगर मैं एट ए टाइम बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाने लगूं तो आपके दिमाग में वो खिचड़ी ही हो जाएगा, एंड एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी गेटिंग नथिंग आउट ऑफ द वीडियो, राइट। तो आज के लिए मैंने सिर्फ 5 टॉपिक, 5 शॉर्ट नोट्स चूज किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके दिमाग में जो है ओवरलोड नहीं क्रिएट करेगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ओवरलोड दोस्तों, एंड दिस शॉर्ट नोट्स विल लीड यू टू अनदर शॉर्ट नोट विच इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन लॉस। तो ये शॉर्ट नोट जो है दूसरे शॉर्ट नोट को लीड करता है जिसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन लॉस। तो आइए जानते हैं व्हाट डज इंफॉर्मेशन लॉस मीन। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन लॉस मीन्स not getting the right message at the right time, or you can say due to information overload there is a chance to get information loss in the mind of the receiver। इसका मतलब है information जब overload हो जाता है receiver के दिमाग में information ऑटोमेटिकली लॉस होने लगता है, बिकॉज हमारा दिमाग का कैपेसिटी जितना है उतना ही मैसेज हम एट ए टाइम ले पाएंगे। अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा हमें मैसेज मिलता है तो वो लॉस ही होता है, इन्फॉर्मेशन लॉस होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड इन्फॉर्मेशन लॉस। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे शॉर्ट नोट के पास, एंड तीसरा शॉर्ट नोट जो है वो रिडंडेंसी है दोस्तों। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द most important terminologies of communicative English. So let me explain what redundancy is. Redundancy means repeating the same information again and again by the sender. इसका मतलब है अगर सेंडर एक मैसेज को बार बार रिपीट करता है तो उसको बोला जाता है redundancy, जो कि रिसीवर के दिमाग में बोर्डम क्रिएट होता है, और अगर बोर्डम क्रिएट होता है तो रिसीवर वो मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, राइट। So at that particular point of time, the receiver has to understand why the sender is repeating the message or the information again and again. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सपोज आप लोगों को कभी अपने मम्मी ने मार्केट भेजे होंगे, है ना। तो मार्केट भेजते टाइम सपोज मान लो घर में आज पूरी बनने वाली है, पूरी बनाने के लिए आपको आटा, चीनी, नमक और तेल की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो मम्मी आपको पैसा दे के भेजे हैं ये 4 इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए, लेकिन मम्मी बार बार रिपीट कर रही है नमक लाना, नमक लाना, नमक लाना। आप वहाँ पे क्या होते हो ना, बोर हो जाते हो कि एक चीज़ को बार बार क्यों रिपीट कर रही है मम्मी। इसका मतलब है बाकी सारा चीज़ अगर आप भूल जा रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन नमक आपको जैसे भी हो लाना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्योंकि शायद वो बाकी इंग्रेडिएंट घर में अवेलेबल हो लेकिन नमक घर में बिल्कुल भी ना हो। तो आपको समझना है कि मम्मी अगर एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है, इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो सेंडर वो चीज़ को बार बार रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड redundancy। तो as a receiver you need to understand that particular message is important at that particular point of time, that is why the sender is repeating the message or information again and again. So ये हो गया आपका redundancy। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जिसका नाम है जार्गन। जार्गन का मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, इन अ पर्टिकुलर फील्ड some of the terminologies or some of the basic terminologies are being used by the professionals, and those terminologies related to a particular field is known as jargons। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर जॉब में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज वो होता है जो कि वो जॉब रोल में वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है टेक्निकल जार्गन। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप लोग अगर लैपटॉप में कोई भी वायरस निकलता है तो आप उसको बग बोलते हो या फिर बग्स बोलते हो, लेकिन एज अ नॉर्मल ग्रेजुएट और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई वुड से दीज आर वायरस अवेलेबल इन माई लैपटॉप। तो आप प्रोफेशनल हो, आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, तो आपको पता है कि वायरस को आपके लैंग्वेज में बग्स बोला जाता है। और एक एग्जांपल देना चाहूँगी, सपोज मान लो कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोग बोल रहे हो कि मैं जीरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एज अ नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट आई वुड से कि ये प्रोफेशन में जीरा की क्या ज़रूरत है भाई, जीरा तो रसोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाके आपको ये टेक्निकल जार्गन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा,
तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है जो कि प्लेसमेंट सीरीज में अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा जार्गन्स के बारे में जानना है आप वो वीडियो के पास जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के ओर, जो कि है सेमेंटिक। तो सेमेंटिक का मतलब क्या है, पहली बार सुन रहे हो ना? तो अगर पहली बार सुन रहे हो तो पहला प्यार पहला बीटेक ऐसे ही होता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सेमेंटिक का मतलब है apart from your mother tongue, if you know a new language, even though you speak that language fluently, there are certain terminologies which can be understood and which can be known by the native speakers only. एग्जाम्पल देना चाहूँगी दोस्तों, आपके मदर टंग को छोड़ के जो भी लैंग्वेजेस आपको पता है, चाहे आप कितना भी फ्लुएंट वो लैंग्वेज में क्यों ना हो, कुछ कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में सिर्फ वो मदर टंग के स्पीकर्स ही उसको जान पाएंगे और समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अगर आप हिंदी जानते हो, सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ हिंदी का जो इस्तेमाल होता है जोग्राफिकल एरिया में उसका इस्तेमाल भी चेंज हो जाता है ना। लैंग्वेज चाहे चेंज ना हो, कुछ कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजीज है जो कि जोग्राफिकल एरिया के अनुसार वो चेंज होता है। अगर आप कोई भी जोग्राफिकल एरिया चेंज करते हो, कुछ कुछ कॉलोक्यूल टर्मिनोलॉजीज है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल करोगे, वरना वो मिसअंडरस्टैंड या फिर मिस इंटरप्रेट कर दी जाएगी। एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तेलुगु लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स है जो कि हमारे लैंग्वेज में वो टर्मिनोलॉजीज को वल्गर वर्ड्स बोला जाता है, वेरस तेलुगु लैंग्वेज में वो पर्टिकुलर वर्ड जो है हाईली रिस्पेक्टेबल वर्ड है। तो अगर आप साउथ इंडिया जा रहे हो और वो वर्ड सुन के अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप वो पर्टिकुलर टर्म को जानते नहीं हो, इसीलिए रिएक्ट कर रहे हो। तो सेमेंटिक मतलब है इवन दो यू नो अ लैंग्वेज फ्लुएंटली और क्लियरली, इफ इट इज नॉट योर मदर टंग, देयर आर सर्टन वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज आर मिसअंडरस्टूड बाय यू एज अ नॉन नेटिव स्पीकर, दीज आर कॉल्ड एज सेमेंटिक। तो आज के लिए इतना शॉर्ट नोट्स। अगर ये सारा शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अटेम्प्ट ले सकते हो। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। आगे हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 2 जिसको बोला जाता है फोनेटिक्स, जो कि हर कोई बच्चों का सरदर्द है, लेकिन सरदर्द हो तो क्या करे, दवा तो खानी ही पड़ती है क्योंकि एग्ज़ाम आपको जैसे भी हो लिखना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो मॉड्यूल 2 है आप लोगों का फोनेटिक्स वाला चैप्टर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ तो आपको उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, ना ही आप लोगों को लगेगा कि आपने फोनेटिक्स वाला मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट कर भी लिए, है ना। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, आगे मिलते हैं मॉड्यूल 2 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, साइनिंग आउट, बाय।